गुड आफ्टरनून। मेरा नाम विशाखा रावत है और मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेजेंटेशन टॉपिक है क्या मजबूत राज्य क्षमता के बिना मानव सुरक्षा प्राप्त की जाती है। तो उसमें इंट्रो पॉइंट है। पहले सिक्योरिटी का मतलब केवल देश की सीमाओं सेना और युद्ध से जोड़ा जाता था। इसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहा जाता था, लेकिन समय के साथ समझ आया कि केवल सीमा सुरक्षा होना काफ़ी नहीं है। अगर नागरिक गरीबी, बीमारी, हिंसा, बेरोजगारी, भूखमरी या सामाजिक भेदभाव से जूझ रहे हैं तो वास्तविक सुरक्षा कहीं नहीं कही जा सकती। 1994 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन सिक्योरिटी को लोकप्रिय बनाया। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है लोगों के जीवन, सम्मान, स्वतंत्रता और अवसरों की रक्षा करना। इसके दो मुख्य विचार है। फ्रीडम फॉर फियर, डर से मुक्ति, जैसे कि हिंसा, आतंकवाद, अपराध, युद्ध आदि से मुक्ति। और दूसरा है फ्रीडम ऑफ वांट, ज़रूरतों की कमी से मुक्ति, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी। यानी सिक्योरिटी का केंद्र स्टेट नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग है। दूसरा पॉइंट है ह्यूमन सिक्योरिटी के मुख्य आयाम। इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी के सात डिमेंशंस में समझा जाता है। पहला इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिसमें व्यक्ति के पास आय हो, रोजगार हो, आर्थिक स्थिरता हो। अगर नौकरी नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, जैसे में गरीबी और बेरोजगारी। दूसरा में फूड सिक्योरिटी, जिसमें हर व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। जैसे नहीं मिलता है तो जैसे कि इसका होता है कि कुपोषण, भूख, खाद्यान्न संकट बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हेल्थ सिक्योरिटी से लोगों को अस्पताल, दवाइयाँ, टीकाकरण, इमरजेंसी केयर मिलना चाहिए आसानी से। एग्जाम्पल में जैसे कोविड-19 पेशेंट्स ने हेल्थ सिक्योरिटी का महत्व दिखाया। चौथा है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, प्राकृतिक आपदाओं और इन्वायरमेंटल रिस्क से सुरक्षा, जैसे बाढ़, सूखा, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज। पांचवा है पर्सनल सिक्योरिटी, जिसमें व्यक्ति को अपराध, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस, टेररिज्म से सुरक्षा मिलनी चाहिए। छठा है कम्युनिटी सिक्योरिटी, जिसमें जाति, धर्म, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा। सातवां है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान के अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। इसमें थर्ड है स्टेट कैपेसिटी। क्या है स्टेट कैपेसिटी का मतलब है कि राज्य कितना सक्षम है, यानी सरकार की किस क्षमता की वह कानून लागू कर सके, टैक्स कलेक्ट कर सके, वेलफेयर स्कीम्स लागू कर सके, पब्लिक सर्विस दे सके, संकट में रिस्पॉन्स दे सके, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बना सके। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, प्रशासनिक क्षमता हो, आर्थिक संसाधन हो, संस्थागत मजबूती हो, कानूनी इन्फोर्समेंट हो। चौथा, क्या बिना स्ट्रॉन्ग स्टेट कैपेसिटी के ह्यूमन सिक्योरिटी संभव है? यह प्रश्न का मुख्य भाग है। इसका आंसर होता है कि आंशिक रूप से तो हाँ, लेकिन पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से नहीं। क्यों स्ट्रॉन्ग स्टेट ज़रूरी है? इसमें पहला पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर। अगर राज्य कमज़ोर है तो क्राइम बढ़ता है, टेररिज्म बढ़ता है, कॉरप्शन बढ़ता है। एग्जाम्पल, कमज़ोर गवर्नमेंट वाले देशों में इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा है पॉइंट, इसमें पांचवें में दूसरा पॉइंट है हेल्थ सिक्योरिटी। महामारी के दौरान
सरकार की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल, वैक्सीन्स, डॉक्टर्स, इमरजेंसी सिस्टम। यह बिना स्टेट कैपेसिटी मुश्किल होता है। इसमें तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। राज्य देता है एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, सब्सिडीज, सोशल प्रोटेक्शंस। एग्जाम्पल में इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेलफेयर स्कीम। पाँचवें में चौथा पॉइंट है डिसास्टर मैनेजमेंट। इसमें भूकंप, बाढ़, महामारी में स्टेट इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है। छठा है फिर बिना स्टेट के कौन मदद करता है। कुछ एक्टर्स सपोर्ट करते हैं जैसे सिविल सोसाइटी, लोकल कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर। सातवां पॉइंट है क्रिटिकल एनालिसिस। अगर स्टेट वीक हो तो ये प्रॉब्लम आते हैं जैसे पॉलिसी फेलियर, नीति बनती है लेकिन लागू नहीं होती है, करप्शंस, इनइक्वालिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए केवल NGOs या मार्केट मॉडल पर्याप्त नहीं है। आठवां प्रस्तावित रूपरेखा। मानव सुरक्षा को प्रभावित और स्थायी बनाने के लिए एक 4P फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसमें पहला है संरक्षण, दूसरा है सेवाओं की उपलब्धता, तीसरा है जन भागीदारी, चौथा साझेदारी। पहला संरक्षण में इसका उद्देश्य नागरिकों को हर प्रकार के खतरे से बचाना है। इसमें राज्य की मुख्य भूमिका होती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराध और हिंसा को नियंत्रण हो, महिला, बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा हो, साइबर अपराध और आतंकवाद पर नियंत्रण हो। दूसरा, सेवाओं की उपलब्धता में इसका उद्देश्य नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगार के अवसर, स्वच्छ पानी और आवास। तीसरा, जन भागीदारी। इसका उद्देश्य नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है, जैसे पंचायत व्यवस्था, स्थानीय निकाय, महिला समूह, युवा भागीदारी, सोशल एडल्ट। इसके लाभ होते हैं कि जब जनता भागीदारी करती है तो नीतियाँ अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनती है। इसमें चौथा पॉइंट में है साझेदारी। इसका उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं को साथ लाकर काम करना है। इसमें निम्न शामिल होते हैं जैसे सरकार, NGO, प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उदाहरण है आपदा या स्वास्थ्य संकट के समय सभी संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं। फ्रेमवर्क फॉर्मूला है इसमें मानव सुरक्षा, जिसमें संरक्षण, सेवाएं, भागीदारी, साझेदारी, ये चारों को मिलाकर मानव सुरक्षा तय की जाती है। 9वें पॉइंट में है भारतीय संदर्भ में भारत में मानव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, महिला सुरक्षा योगदान, जिसमें यह दिखता है कि भारत में मजबूत राज्य क्षमता और सामाजिक भागीदारी दोनों मानव सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 10वां पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि मानव सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति या सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। वास्तविक सुरक्षा तब संभव है जब नागरिक सुरक्षित हो, देश के नागरिक सुरक्षित हो, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों और उन्हें न्याय और अवसर मिले। निष्कर्षतः मजबूत राज्य क्षमता के बिना मानव सुरक्षा कुछ हद तक संभव है, लेकिन दीर्घकालीन, समावेशी और स्थायी मानव सुरक्षा के लिए मजबूत राज्य क्षमता अनिवार्य है। इसमें राज्य की वास्तविक शक्ति, अंततः हम कह सकते हैं कि राज्य की वास्तविक शक्ति तभी सार्थक है
जब वह अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और विकास सुनिश्चित करे। धन्यवाद। थैंक यू मैम।